मेसोमेरिक इफ़ेक्ट में हम लोगों ने मेसोमेरिक इफ़ेक्ट क्या होता है इस बारे में बात कर ली है, उसके एप्लीकेशंस पार्ट में डिस्कस कर लिया है। अभी एक आखिरी टॉपिक जो हम लोग मेसोमेरिक इफ़ेक्ट का देखने वाले हैं वो ये है सिंपल सा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आप लोगों के मेसोमेरिक इफ़ेक्ट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, या फिर आपके पास जैसे लिस्ट बनाकर दी गई है मेरे द्वारा या फिर बुक्स वालों के द्वारा कि ये ग्रुप प्लस एम शो करते हैं, ये ग्रुप माइनस एम शो करते हैं। तो कौन सा ग्रुप प्लस एम शो करेगा या कौन सा ग्रुप माइनस एम शो करेगा, इस पे तो हम लोग देखो ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वो तभी बात कर चुके थे जब हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ रहे थे। बट अभी बात ऐसी है कि मान लेते हैं कल को दो ग्रुप आपको कंपेयर करने को दिए गए और उसमें इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है कि आपको कल को ये पता लगाना है कि दोनों ही प्लस एम दे रहे हैं। ये बात हमको पता है, बट किसका प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग होगा या किसका माइनस एम इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेसोमेरिक इफेक्ट को मतलब इफेक्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहला फैक्टर जो मेसोमेरिक इफेक्ट को अफेक्ट करता है वो आप लोगों का रहता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ये चीज़ तुम लोगों ने कोई पहली बार नहीं सुनी है। जब तुम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे तो केमिकल बॉन्डिंग में भी ये वर्ड तुम लोगों के पास आया है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जैसे हम लोग कई बार बात करते थे ना, HCl, HBr, HI, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा या फिर इनमें से एक सबसे वीक बॉन्ड किसका होगा, याद आ रहा है। तो वहाँ पे भी हम लोग ये बात करते थे कि 1s2s की ओवरलैपिंग हो रही है, 1s2p की ओवरलैपिंग हो रही है, 1s3p की ओवरलैपिंग हो रही है। तो बस मैं उसी ओवरलैपिंग के बारे में बात कर रही हूँ। तो तुम्हें बेसिक्स आने चाहिए पीरियोडिसिटी के और बेसिक्स आने चाहिए किसके, केमिकल बॉन्डिंग के। तो उस वक्त जो जो चीज़ें पढ़ी हुई थी वो तुम्हें अगर अभी दिमाग में याद है तो तुम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसमें, आपके मेसोमेरिक इफेक्ट के इस पर्टिकुलर फैक्टर में। देखो, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट यूजुअली आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स में ही दिखता है, ठीक है। तो हम लोग कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कोई एक सिंपल सिस्टम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कॉन्जुगेटेड सिस्टम ले लिया आपका कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह मैं शो नहीं कर रही हूँ। हाँ, वो हाइड्रोजन वगैरह शो करना मेरा अभी फिलहाल मैटर ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे मैं ये ग्रुप लगाती हूँ जी। अब होगा क्या, इस ग्रुप जी के ऊपर लोन पेयर्स होंगे और यहाँ पे इस बाजू वाले कार्बन के पास यहाँ पर ये क्या होंगे, ये वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। तो होता क्या है रेजोनेंस में या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट में, ये जो लोन पेयर्स हैं ये डोनेट होते हैं, मतलब खुद को ये डोनेट करते हैं इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, ठीक है। और बस इसी डोनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का प्लस एम इफेक्ट कहते हैं। अब मान लेते हैं मैंने ग्रुप्स यहाँ पे जो लिए हैं। अब ये जो ग्रुप्स मैं यहाँ पे ले रही हूँ, यहाँ पे अगर मैं जी की क्वांटिटी मान लेते हैं, मैंने जी की जो वैल्यू है या फिर मैं कहती हूँ जो मैं जी ले रही हूँ वो मैं कुछ इस तरीके से ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया NH2, मैंने यहाँ पे ले लिया आर्सेनिक में ASH2, या फिर मैंने ले लिया PH2। अब जो मैंने तुम्हें लिस्ट लिखवाई है मेसोमेरिक इफेक्ट की, वहाँ पे कहीं पर भी NH2 को छोड़कर ये जो PH2 या फिर आर्सेनिक वाले ग्रुप्स का तो मेसोमेरिक इफेक्ट का लिस्ट में दूर दूर तक का नाम नहीं है। तो जब ये वो पार्ट लिस्ट में है ही नहीं तो हम लोग कैसे मैडम उसको लिख पाएंगे पेपर में, बताइए आपने तो लिखवाया ही नहीं है। तो इसमें लिखवाने की नीड नहीं है, बेसिक कॉमन सेंस है। पीरियोडिसिटी की नाइट्रोजन, आर्सेनिक और फास्फोरस, ये जो तीनों के तीनों लोग हैं ये आप लोगों के एक ग्रुप में बिलोंग करते हैं। इतना तो तुम लोगों को पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ तुमको नहीं पता है और उसके बाद तुम अगर मेंस वगैरह की या JEE की या नीट की तैयारी करने बैठे तो फिर छोड़ दो पढ़ाई लिखाई। ये सभी के सभी एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, बराबर कह रही हूँ। अच्छा, और तुम तो जानते हो कि साइज बढ़ता जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन, आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, अगर मैं बात करूँ तो ये उनके एटॉमिक साइज का ऑर्डर है। और तुम्हें याद होगा कि जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे तो उस केमिकल बॉन्डिंग में हमने ये चीज़ बातचीत की है कि आपकी जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग आप लोगों के साइज के कैसे रहती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। साइज जितना बड़ा होगा ओवरलैपिंग उतनी ही क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो एज यू नो कि आर्सेनिक का साइज सबसे बड़ा है। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि ये सबके सब मेसोमेरिक इफेक्ट कर सकते हैं, प्लस एम कर सकते हैं क्योंकि सबके पास लोन पेयर है, सब उस कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में दे सकते हैं, तो बताओ सबसे अच्छा प्लस एम इफेक्ट कौन सा होगा। तो तुम्हारा आंसर होगा कि सबसे अच्छा प्लस एम इफेक्ट जो होगा वो इस तरीके का होगा, ठीक है। ये सॉरी, यहाँ पे मैंने फास्फोरस डाल दिया, सॉरी फास्फोरस नहीं डाला, ठीक है। ये होगा आप लोगों का सबसे बढ़िया प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर,
ठीक है, ये होगा तुम लोगों का सबसे बढ़िया प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर। समझ रहे हो, ये ऐसा। तो ये चीज़ आपको लिस्ट में लिखवा के दी गई थी क्या? नहीं, बट कैसे आई ये समझ गए ना। तो इसका पहला आप रीज़न क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो? साइज। या फिर दूसरे तरीके से भी आप इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि बेसिकली नाइट्रोजन को अपने लोन पेयर्स कार्बन को डोनेट करने। कार्बन में कौन सी वाली वो पाई जाती है ऑर्बिटल, वैलेंस ऑर्बिटल, आखिरी ऑर्बिटल उसकी कौन सी होती है? 2p। तो कार्बन का 2p नाइट्रोजन के 2p से कंबाइन हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे 2p 2p ओवरलैपिंग है, यहाँ पे 2p 3p ओवरलैपिंग है, और यहाँ पे 2p 4p ओवरलैपिंग है। तो दिख रहा है ना कि यहाँ पे ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है। मतलब ये वाली चीज़ कैसी होगी, आप लोगों का उस पर गलत असर डालेगी। ठीक है, तो जब भी आप सेम ग्रुप के लोगों की बात करो, और ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए। फॉर एग्जांपल कल को कोई तुमसे पूछ ले कि अल्कोहल वर्सेस थायो अल्कोहल। अब अल्कोहल और थायो अल्कोहल क्या होते हैं तो तुमको पता ही है ना। अल्कोहल वर्सेस थायो अल्कोहल में कौन किसका मेसोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा बेटर है। बट ज़रूरी नहीं है कि थायो अल्कोहल लो, उसने नीचे वाला एक और ले लिया, सिलीनियम सल्फर के नीचे आता है, तो आपको ये देखना है कि यार ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम कहाँ के लोग हैं, ये सारे के सारे सेम ग्रुप के लोग हैं। तो सेम ग्रुप में साइज बढ़ता है, तो साइज जितना छोटा होगा ओवरलैपिंग उतनी ही बढ़िया होगी। सिमिलरली अगेन अगर कोई तुमसे ये पूछे कि आपके पास 4 हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब देखो सभी के ऊपर 3-3 लोन पेयर्स होते हैं, सभी एक ही ग्रुप के हैं, सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी उतनी होते हैं, वैलेंसी भी उतनी होती है, बट प्लस एम इफेक्ट किसका ज़्यादा बेटर है? तो इसका प्लस एम इफेक्ट आपका ज़्यादा बेटर है। ठीक है, बल्कि मैं बता दूं तुम लोगों को, बेंजीन के केस में मतलब ये जो फ्लोरीन होता है ना, ये 2s मतलब कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन देता है। कार्बन यानी कि 2p, फ्लोरीन यानी कि 2p, तो 2p 2p ओवरलैपिंग बहुत अच्छी। और जो क्लोरीन वगैरह होते हैं इनमें ये चीज़ जाती है 3p, इसमें हो जाती है 4p, और इसमें हो जाती है 5p। मतलब ये जो ओवरलैपिंग है ये इतनी वर्स्ट ओवरलैपिंग होती है, मैं तुम्हें बता दूं, इतनी वर्स्ट ओवरलैपिंग कि यूजुअली इस ओवरलैपिंग की वजह से कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं होते, क्योंकि साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना। और हम लोग ये कहते हैं कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, माना कि इनके पास लोन पेयर है, बट ये लोग फिर भी आप लोगों के सक्षम नहीं होते किस कार्य के प्रति? आप लोगों के रेजोनेंस करने के प्रति। फ्लोरीन कर सकता है, अमॉन्ग ऑल द हेलोजेंस कौन कर सकता है? फ्लोरीन। सेम वही आर्ग्यूमेंट आप बाकियों के लिए भी यूज कर सकते हो, ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम के लिए, बट क्यों नहीं कर पा रहा है ये इसका रीजन है। तो जब भी आपको प्लस एम इफेक्ट के हिसाब से चीज़ों को अरेंज करने को कहा जाए और वो चीज़ अगर आपके लिस्ट में नहीं दी गई है तो आप उसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको एलिमेंट्स हमेशा मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट में आपको वो एलिमेंट्स देखने को मिले जो अलोंग द ग्रुप हो रहे हैं। हो सकता है कल भी आपको ऐसे भी एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट में कंपैरिजन करते वक्त जो अलोंग द पीरियड वेरी कर रहे हैं। तो जो लोग अलोंग द पीरियड वेरी कर रहे होते हैं उनके लिए आपको उनका साइज नहीं देखना होता है, उनके लिए आपको उसका कौन सा फैक्टर देखना होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम साइज वाला फैक्टर इसीलिए नहीं देखते हैं क्योंकि अलोंग द पीरियड जाने पे साइज में आपको उतना कोई खासा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बात है, आपको उतना सा याद रखना है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En जिसका जितना ज़्यादा होगा उसकी जो टेंडेंसी होगी किस क्या करने की? मेसोमेरिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। उसकी जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी टेंडेंसी उतनी ही क्या होगी? लो। और अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रही है इसका मतलब क्या? वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होना नहीं चाहती, या फिर आप कह सकते हो उसकी रेजोनेंस कैसी होती है? लीस्ट होती है। रेजोनेंस नहीं बोलना चाहिए, उसका जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो मेसोमेरिक इफेक्ट कैसा होता है? उसका कम होता है। राइट, फॉर एग्जाम्पल कल को मैं तुमसे कहूँ कि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये वाला सिस्टम है, इसको मान लेते हैं आपने फ्लोरीन लगा के रखा है। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले वैकेंट ऑर्बिटल पे यहाँ पे मान लेते हैं तुमने OH लगा के रखा है। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले सिस्टम पे मान लेते हैं तुमने NH2 लगा के रखा है। अब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि कौन सा वाला मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो हम क्या वो लिस्ट रट्टा मार के बैठे हैं क्या? नहीं याद है हमें लिस्ट। हम क्या देखेंगे? कहाँ वेरिएशन दिख रहा है? ये देखो, ये आप लोगों के पीरियड के एलिमेंट है।
तो पीरियड के एलिमेंट में जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, याद रखोगे ये रूल, आप लोगों का मेसोमेरिक इफेक्ट उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मेसोमेरिक इफेक्ट का यानी कि इलेक्ट्रॉन देने का, लेने की बात नहीं कर रही हूँ, प्लस एम इफेक्ट के साथ आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इन्वर्स चलता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट किस में देखने को मिलेगा, सी में देखने को मिलेगा, उसके बाद बी में देखने को मिलेगा, और सबसे पुअर कंडीशंस आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी, ए में देखने को मिलेंगी। अब इस डिस्कशंस के आधार पर आप बहुत सारी चीज़ों के मेसोमेरिक इफेक्ट बिना लिस्ट को रट्टा मारे आप उसको अरेंज कर सकते हो, अगर आपको किसी ने भी कुछ पूछा तो। जैसे अच्छा, वैसे एक तीसरा फैक्टर भी होता है, उस तीसरे फैक्टर पे भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, बट तीसरे फैक्टर को भी बीच में नहीं लाते, पहले अपन लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उस तीसरे फैक्टर को हम लोग बीच में लाते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इस तरीके का एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये उसके वैकेंट ऑर्बिटल्स है, इसको मैंने कनेक्ट करके रखा है अल्कोहल से। अल्कोहल के पास लोन पेयर होते हैं, मतलब वो प्लस एम से कर सकता है डोनेशन। इसको मैं कंपेयर कर रही हूँ ईथर के साथ। ठीक है, इसको मैंने अभी कनेक्ट करके रखा है मान लो इसके साथ। अब बोलो, अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, फर्क बस इतना यहाँ पे पड़ रहा है कि यहाँ पे H था और यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे कौन है, R है। समझ रहे हो, यहाँ पे H था और वहाँ पे कौन है, R है। अब किसी ने तुमको पूछा कि बताओ कि ईथर का प्लस एम ज़्यादा बेटर होगा कि अल्कोहल का प्लस एम आपका ज़्यादा बेटर है। तो अब इसको देखो, समझेंगे कैसे, आपको याद होना चाहिए। अगर आपको लेट्स से रीज़न जस्टिफाई नहीं भी कर पा रहे हो चलेगा, बट याद होना चाहिए। यहाँ पे जो ये आर ग्रुप होता है ना, ये आर ग्रुप आपका कैसा ग्रुप होता है, ये आपका बल्की ग्रुप होता है। और बीन अ बल्की ग्रुप, यहाँ पे ये क्या क्रिएट कर देता है, ये जो ऑक्सीजन के, ये ऑब्वियसली लोन पेयर ऐसे हवा में तो नहीं होता, लोन पेयर भी किसी ना किसी ऑर्बिटल में होता है। तो यूजुअली इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे लोन पेयर वाला ऑर्बिटल और वैकेंट ऑर्बिटल, ये लोग कैसे होते हैं, ऑलमोस्ट आप लोगों के अलोंग द सेम प्लेन होते हैं। और अगर कोई चीज़ अलोंग द सेम प्लेन है तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र बहुत ही आसानी से हो जाता है। लेकिन ईथर के केस में क्योंकि बल्की ग्रुप है, तो बल्की ग्रुप होने की वजह से ये मॉलिक्यूल को थोड़ा सा बेंड कर देता है। यानी कि अब आप लोगों का ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर वाला जो ऑर्बिटल है और आपका जो कार्बन का वैकेंट ऑर्बिटल है, इनके बीच में हल्का सा बताओ क्या क्रिएट हो जाता है, एक एंगल क्रिएट हो जाता है, एक एंगल क्रिएट हो जाता है बिटवीन ये ऑर्बिटल्स। और ऐसे केस में क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होते, होते हैं, बट जिस ईज के साथ डोनेट हो सकते थे उस ईज के साथ डोनेट नहीं होते। ठीक है, ईज ऑफ डोनेशन थोड़ी सी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस आप लोगों के इसमें इसका मेसोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द अदर वन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कंपेयर करने के लायक। फॉर एग्जांपल समबडी आस्क यू कि आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम है, इससे हमने जोड़ के रखा है NH2। ये आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम है, इससे हमने जोड़ के रखा है NHR। और उसके बाद ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम है, इससे हमने जोड़ के रखा है NR2। लो, अब आप हमको बताइए कि किसका क्या नाम है, मेसोमेरिक इफेक्ट बहुत अच्छा है। तो जो तुम्हें लिस्ट दिखाई है उसमें NH2 वर्सेस NR2 की लिस्ट में तुम चेक करना, मेसोमेरिक इफेक्ट में लिखवा कर दिया। मैंने बीच क्लास में बोला भी है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसमें कंफ्यूज कर लेते हैं, इस तरीके से कंफ्यूज कर लेते हैं कि NR2, मैं यहाँ पे मिस्टेक पॉइंट बता देती हूँ, देखो मिस्टेक पॉइंट याद रखना। यहाँ पे मिस्टेक पॉइंट ये कर लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि प्लस M इफेक्ट NR2 का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू NH2, ये लोगों की गलती होती है। बट एक्चुअली में जो इसका करेक्ट पॉइंट है, वो करेक्ट पॉइंट बोलो क्या है, करेक्ट पॉइंट उसका सिंपल सा ये है कि आपका NH2 का जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू NR2। हम लोगों को पता है क्या लगता है कि R मतलब अल्काइल ग्रुप, अल्काइल मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट मतलब ज़्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट, हमें ये लगता है, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होता बताओ। जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया ये ऊपर वाले केस में कि आर ग्रुप के इंट्रोडक्शन की वजह से बल्कीनेस आ जाती है, बल्कीनेस की वजह से वो जो चीज़ें पहले अलोंग द प्लेन होती थी वो थोड़ी सी अपने प्लेन से डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो जितने इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं उतने इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होते हैं, तो इसीलिए ये इनका मेसोमेरिक इफेक्ट का ऑर्डर है। ठीक है, तुमसे कोई नहीं पूछेगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि बताओ करके कि ऑर्डर किसका कैसा क्या है, बट तुम्हें ये मतलब रीज़न नहीं पूछेगा, लेकिन ये ऑर्डर अगर तुमको याद नहीं है तो तुमसे फिर सवाल नहीं बनेंगे।
ठीक है। अच्छा, अब एक आता है आपका तीसरा फैक्टर। इस तीसरे फैक्टर पे भी हम लोगों ने ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं जब हम लोग रेजोनेंस टॉपिक पढ़ रहे थे। एक बार फिर से इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। देखो ये क्या है। फॉर एग्जांपल एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम है, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पर आप लोगों के पास NH2 है। यहाँ पे आपके पास एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला सिस्टम है, ये इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और यहाँ पे आप लोगों के पास हाइड्रोजन और ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है आपका CH3। अब बोलो क्या होगा। अब ये होगा कि ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं ये बहुत ही आसानी से यहाँ चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है, अब देखो इनके पास ऑप्शन है दो दो, ये यहाँ भी जा सकते हैं और ये रेजोनेंस करने के लिए बोलो बाबा यहाँ भी जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स है उन लोन पेयर्स को मूवमेंट करने के लिए दो ऑप्शंस मिल चुके हैं। एक आपका क्या कह सकते हो C डबल बॉन्ड O वाले ऑक्सीजन का ऑप्शन मिल चुका है, और एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का जो वैकेंट ऑर्बिटल है वहाँ का ऑप्शन मिल चुका है। यानी कि अब मैं ये कह सकती हूँ कि दोनों तरफ जाने की जो उनकी प्रोबेबिलिटी है वो 50% हो गई। ठीक है, इस तरफ जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 50% हो गई। बट ऊपर वाले केस में क्योंकि राइट हैंड साइड में ऐसा कुछ जुगाड़ था नहीं, तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह जा सकता था, वो था आपके कार्बन का वैकेंट ऑर्बिटल, जहाँ पे उसके पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कैसी थी, 100%। तो अगर आपके सिस्टम में या आपके मॉलिक्यूल में कुछ ऐसे और ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं जो कि खुद भी रेजोनेंस कर रहे हैं, तो मेसोमेरिक इफेक्ट के होने की जो ताकत रहती है ना, वो उनके आने की वजह से और कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होने लगता है, वहाँ पे अगेन डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है। समझ रहे हो? अच्छा, अब इसके हिसाब से एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल कल को अरेंज करने को कहा गया तुमको, फ्लोरीन को अरेंज करना है, SH को अरेंज करना है, ब्रोमीन को अरेंज करना है, और PH2 को अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करोगे? अच्छा, ब्रोमीन नहीं, सॉरी, क्लोरीन को अरेंज करना है। कैसे अरेंज करोगे? पहले तो ये देखोगे कि ये तीनों के तीनों आप लोगों के सेम पीरियड के, तो पहले सेम पीरियड वाले को अरेंज कर लो। सेम पीरियड वालों को अरेंज करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर। तो इस हिसाब से ये ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, PH2, उसके बाद आ जाएगा SH, और उसके बाद आ जाएगा क्लोरीन। ये आपका कहाँ है, ये उससे एक पीरियड ऊपर का है। मतलब ये सबके सब कहाँ पे आते हैं बताओ, ये सबके सब आप लोगों के कहाँ पे आते हैं, ये थर्ड पीरियड में आते हैं। ठीक है, ये सब कहाँ पे आते हैं, थर्ड पीरियड में आते हैं, और फ्लोरीन कहाँ पे आता है, सेकंड पीरियड में आता है। तो याद रखना, यहाँ पे सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में जब आप कंपैरिजन करोगे, तो थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड का कंपैरिजन करते वक्त आपको कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर अपने भेजे में नहीं डालना है, बिल्कुल नहीं डालना है। ठीक है, कभी भी कंपैरिजन करते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर आपको अपने भेजे में नहीं डालना है। यहाँ पे आप फैक्टर देखोगे साइज का, कौन छोटा होता है, सेकंड पीरियड छोटा होता है, तो ऑब्वियसली ये आंसर रहेगा। अब एक स्टूडेंट जब एक पीरियड को दूसरे पीरियड से कंपेयर करते वक्त अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर अपने दिमाग में डालता है, तो उससे गलती क्या होती है, उसको ये लगता है कि फ्लोरीन तो पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, तो उसकी तो बाबा सबसे प्लस एम बुरी होनी चाहिए। बट रियलिटी ऐसी नहीं है। पीरियड वाइज अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि वहाँ पे आपको साइज वाली चीज़ रहनी चाहिए। ठीक है, साइज वाली चीज़ के रिस्पेक्ट में आप वहाँ पे क्या करो, अरेंजमेंट करो। जब आप उसके रिस्पेक्ट में अरेंजमेंट करोगे, तब आपका कैसा रहेगा, ज़्यादा बेटर आंसर आएगा। ठीक है, बस यही थे कुछ 3 फैक्टर्स जो मेसोमेरिक इफेक्ट को मतलब करते हैं। बाकी तो सारी चीज़ें मेसोमेरिक इफेक्ट से रिलेटेड हम बता चुके हैं। तो इस चीज़ को फिलहाल हम लोग अभी यहाँ पे ओवर करते हैं। कल की जो हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा वो एरोमेटिसिटी रहेगा। काफ़ी मज़ा आएगी, क्योंकि कुछ नहीं करना है, ऐसी गिनती करनी है। ठीक है, और हाँ, रेजोनेंस के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए, जो कि तुम्हें मोर देन बेसिक है, ऐसा मुझे लगता है। तो थोड़ा सा रेजोनेंस रिवाइज करके बैठना, ठीक है।